नमस्कार दोस्तों, अभी आपने ईएमआई सर्किट के विषय में संपूर्ण रूप से आपने जानकारी ली। इसके बाद आपने जानकारी ली स्विचिंग सर्किट क्या होता है। हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको खूब अच्छी तरीके से पढ़ाया है। इसके बाद पढ़ाया हमने आपको कि फीडबैक क्यों ज़रूरी होता है। तो तीनों चैप्टर जो होते हैं वो सिर्फ पावर सप्लाई में होते हैं। ये हमारा ईएमआई सर्किट रहा, ये हमारा स्विचिंग सर्किट रहा और ये हमारा फीडबैक सर्किट रहा। तो ये तीनों विभाग मिलकर पावर सप्लाई बनती है। तो पावर सप्लाई के हमने एक एक पार्ट्स आपको जानकारी में दी, साथ में हमने ईएमआई सर्किट, स्विचिंग सर्किट और फीडबैक सर्किट के विषय में आपको पूरी जानकारी दी। अब हम आपको संपूर्ण पावर सप्लाई कैसे तीनों सर्किट ज्वाइंट होकर कैसे बनती है और हमें आउटपुट कैसे मिलता है, इसके विषय में हम आज जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, स्टार्टिंग से हम रिवीजन करते हैं कि जैसे ही 220 वोल्ट हमारे यहाँ एक साइड एनटीसी एक साइड फ्यूज जैसे हमारे इन होते हैं, सबसे पहले हमारे बीडीआर पर आते हैं। और बीडीआर का जो काम है वो ये है कि अगर अधिक वोल्ट आते हैं तो ये शहीद हो जाएगा और सही वोल्ट आते हैं तो ये पास होने देगा। जिसने पास होने दिया, यहाँ फिल्टर लगा, फिल्टर हुआ, ये रेजिस्टेंस लगी और इसके बाद हमारा जो एसी वोल्ट था वो हमारा कहाँ आ गया, अब लाइन फिल्टर कॉइल पर। और लाइन फिल्टर कॉइल ने अशुद्ध एसी को शुद्ध एसी किया और डायोड को दे दिया। डायोड ने एसी को डीसी में बदला। यहाँ माइनस प्लस हमें मिले। 220 वोल्ट हमने यहाँ इन किए, 220 वोल्ट हमें यहाँ डीसी के रूप में डायोड के द्वारा हमें प्राप्त हो गए। अगर इनमें कोई खराबी आती है तो पिछली वीडियो में हमने बखूबी बताया, यहाँ हमें 220 वोल्ट एसी चेक करना है तो हमारा ये सर्किट पूरा सही है। अब इसके बाद डायोड के बाद अगर यहाँ हम डीसी वोल्ट चेक करेंगे तो बनेंगे, नहीं बनेंगे तो इसको निकाल कर हम दूसरा लगा देंगे तो बनेंगे हमारे। और साथ में हमें यहाँ 50 वोल्ट फिर जैसे कैपेसिटर कनेक्ट हो जाएगा तो एक कैपेसिटर 50 वोल्ट स्टोर करता है दोस्तों। जैसे कि 220 वोल्ट एसी हमको यहाँ मिले तो यहाँ भी डीसी हमें 220 वोल्ट मिलेंगे। जब हम ये कैपेसिटर लगा देते हैं, ज़रूरी होता है, तो यह 50 वोल्ट स्टोर करता है ये कैपेसिटर और हमें यहाँ 270 वोल्ट करीब हमको यहाँ मिल जाते हैं। जैसे ही 270 वोल्ट यहाँ ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में जाते हैं, ये प्राइमरी में जाते हैं तो दूसरे सिरे से जब वोल्ट यहाँ से निकलते हैं तो सीधे कहाँ जाते हैं दोस्तों, मॉसफेट लगा होता है मॉसफेट के ड्रेन पर, मॉसफेट के ड्रेन पर जाती है। और इसका जो सोर्स होता है मॉसफेट का जो सोर्स होता है वो एक लो वैल्यू की रेजिस्टेंस से ग्राउंड होता है। तो मॉसफेट को ग्राउंड मिल गया, करंट मिल गया। अब इसको PWM पल्स जब तक नहीं मिलेगी तब तक यहाँ आउटपुट में हमें वोल्टेज नहीं मिलेंगी। ये कैसे मिलती है देख रहे हैं आप, ये 270 वोल्ट जहाँ हुए थे यहीं से एक स्टार्टअप सप्लाई जो होती है वो इसे हमें PWM को देना होती है। और जैसे ही स्टार्टअप सप्लाई इसको मिलती है यहाँ एक झटका सा लगता है, एक झटका सा लगेगा और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अनरेगुलेटेड बनेगी। और जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड बनी तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग से यहाँ हमें 14 से 18 वोल्ट प्राप्त होकर पुनः हमें यहाँ PWM IC को मिल जाते हैं। ये प्रक्रिया आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे यहाँ 270 वोल्ट बनेंगे, सीधे हमारे हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस लग के PWM IC को जाते हैं। लगभग ये वोल्ट हमारे 30 से 40 वोल्ट होते हैं। जब ये 30-40 वोल्ट हमारे यहाँ जाएंगे इसमें, तो जैसे ये स्टार्ट होगी तो ये जो इसका एक वाइंडिंग और होता है ट्रांसफार्मर में, आप देखेंगे सर्किट में, तो जैसे भी यहाँ स्विचिंग होगी
स्विचिंग होगी तो यहाँ करंट बनेगा, ये डायोड लग रहा है, कंडेंसर स्टोर करेगा और हमारे PWM को पुनः करंट देगा। जैसे ही पुनः करंट इसने दिया तो यहाँ से एक पल्स चालू होगी जो मोसफेट को लो हाई स्पीड में करेगी। जब इसको लो हाई करेगी या PWM पल्स बनेगी, मोसफेट अपना काम करेगा, तब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो हमें सर्किट अनुसार यहाँ वोल्ट प्राप्त होंगे। डायोड लगकर और एक कैपेसिटर लगकर हमें यहाँ हमारा जैसे सर्किट हो, हमारा 12 वोल्ट का हो, हमारा 5 वोल्ट का हो, हमारा 3.3 का हो, हमें STV वोल्ट यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। अब ये वोल्ट कितने बन रहे हैं इसका अनुमान लगाने के लिए कि यहाँ ये PWM IC कितना काम कर रही है, मोसफेट कितना काम कर रहा है, उसे मालूम करने के लिए ये फीडबैक सिस्टम बनाया जाता है। फीडबैक सिस्टम का ये है कि रेफरेंस वोल्टेज लिए जाते हैं, एक प्लस से एक माइनस से और 20 से रेजिस्टेंस लगाकर TL431 के पिन नंबर 1 जो रेफरेंस पिन होती है, ये रेफरेंस पिन है, इसकी रेफरेंस पिन पे दी जाती है पिन नंबर 1 पर, और पिन नंबर 2 इसका ग्राउंड होता है, और पिन नंबर 3 इसका आउटपुट होता है। या फिर ऐसे कह ले, ये हुआ इसका एनोड और ये हुआ कैथोड। तो यहाँ से जैसे ही पल्स निकलेगी, ये पल्स जो निकलती है दोस्तों TL431 की, ये 50 मिली एम्पियर में निकलती है, लो पल्स निकलती है, क्योंकि यहाँ हमें इसमें जो ऑप्टो कपलर होता है उसकी पिन नंबर 1 पर हमें सप्लाई देना होती है, और पिन नंबर जो 2 होती है, यहाँ ये पिन नंबर 2 जो होती है उससे नेगेटिव पल्स आएगी, तभी तो हमारा ये जो जहाँ जीनर डायोड लगा होता है, हमारा यहाँ हमें एक जीनर डायोड लगा होता है। जीनर डायोड जैसे ही यहाँ ग्लो करेगा ये जलेगा। ये डायोड होता है हमारा LED डायोड, ये जलेगा, और जब जलेगा तो यहाँ दूसरी साइड में इसकी बनावट बताऊँ आपको कि ये तो हो गया इसका कलेक्टर और ये हो गया इसका एमीटर। यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और ये हुआ इसका बेस। जैसे ये लाइटिंग इस बेस पे पड़ती है, इस IC को ये पता लग जाता है कि यहाँ कितने वोल्ट बन रहे हैं। ये क्रिया ऑटोमेटिक होती रहती है। यहाँ हमें पता लग जाएगा कितने वोल्ट बन, अगर वोल्ट यहाँ ज़्यादा बन रहे हैं तो ये तुरंत नैनो सेकेंड में इसकी गति को लो हाई जो पल्स निकल रही है माइनस प्लस उसको ये कम ज़्यादा कर देगी नैनो सेकेंड में, और यहाँ हमें एक्यूरेट वोल्टेज मिलेंगे। अगर ये सर्किट ख़राब हो गया तो इस IC को, इस मॉसफेट को और इस ट्रांसफार्मर को कैसे पता लगा कि मुझे कितना करंट बनाना है। बस इतना सा, छोटा सा ये SMPS पावर सप्लाई का है सर्किट। अच्छा, एक बात और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आज कि मैं कभी भी कोई विशेष कंपनी के विषय में नहीं पढ़ाता आप लोगों को, और ना पढ़ाऊँगा मैं आपको। क्यों नहीं पढ़ाऊँगा कि ये जो डायग्राम बनाया है हमने, या जो ये डायग्राम कंपनी का है, हमने बनाया नहीं है, हमने तो उसको आपको दिखाया है। क्यों? तो ये तो बनाया है कंपनी का। तो जैसे ही हम इस डायग्राम को किसी से भी कंपेयर करेंगे, वो भले ही हमारे चाइना सेट हो, चाइना की SMPS हो, सैमसंग की हो, LG की हो, किसी की भी अगर पावर सप्लाई को आप SMPS पावर सप्लाई को आप ट्रेस करेंगे तो यही सर्किट आपको नज़र आएगा। थोड़ा बहुत 19 है, इसने IC यहाँ लगा दी, उसने ट्रांसफार्मर वहाँ लगा दिया, बाकी सामान और बेसिक काम उसके यही रहेंगे। EMI सर्किट उसमें रहेगा, डायोड उसमें रहेगा, कैपेसिटर उसमें रहेगा, SM ट्रांसफार्मर उसमें रहेंगे, आउटपुट के डायोड उसमें रहेंगे, मॉसफेट उसमें रहेगा, PWM IC उसमें रहेगी, और फीडबैक रहेगा। फिर अलग क्या आपको हो, तो सिर्फ इसका बेसिक नॉलेज लेना है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। इस कंपोनेंट्स को हमें ट्रेस करना है कि इसमें आखिर कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं। अब दोस्तों हम इसकी चेकिंग की बताएं कि इसको चेक कहाँ करना है आपको।
220 वोल्ट एसी चेक कीजिए। सबसे पहले मीटर उठाइए, 220 वोल्ट एसी चेक करिए, फिर हमें यहाँ 270 वोल्ट डीसी चेक करिए, फिर 270 वोल्ट यहाँ चेक करिए, स्टार्टअप सप्लाई चेक करिए। स्टार्टअप सप्लाई अगर हमारी बन रही है तो इधर से हमको स्विचिंग पल्स नहीं मिल रहा है, तो स्विचिंग पल्स जैसे हमको मिलेगा हमारी स्टार्ट हो जाएगी। और जब स्विचिंग पल्स हमको अगर डायरेक्ट में ही है तो फिर हम यहाँ देखेंगे कि जैसे कि 270 वोल्ट हमारे यहाँ बन गए और हमारा जो स्टार्टअप सप्लाई वो भी इन हो रहा है, और फिर भी अगर ये नहीं बन रहा तो मॉसफेट चेक कर लेंगे, PWM-IC चेक कर लेंगे। तो यहाँ हमें लगभग 30 से 40 वोल्ट जब मिलेंगे तो PWM-IC को स्टार्टअप सप्लाई जा रही है। तो इस तरह आपको मैंने जो बताया है पावर सप्लाई एक एक पार्ट्स के विषय में, आप इसमें से किस विषय में नहीं जानते, पिछला वीडियो देखा हमने एंटीसेक के विषय में बताया, हमने फ्यूज के विषय में बताया, हमने VDR के विषय में बताया, कैपेसिटर के विषय में बताया, रेजिस्टेंस के विषय में बताया, हमने आपको लाइन फिल्टर कॉइल के विषय में बताया, डायोड के विषय में बताया, कैपेसिटर के विषय में बताया, मॉसफेट के विषय में बताया, PWM-IC के विषय में बताया, ऑप्टोकपलर, TL431 ट्रांसफार्मर आपके सामने खुली किताब है। हाँ, जटिलताएँ सर्किट में होती हैं, उसका ही तो पैसा है दोस्तों, वही तो आपको ट्रेस करना है। बस अगर आपको इतना सर्किट अगर ध्यान में अगर आ गया तो किसी भी सर्किट को आप ट्रेस कर लेंगे, आप बेफिक्र रहिए, मेरा चैलेंज है आपको ये SMPS की पावर वर्किंग अगर पता है कि SMPS काम कैसे करता है, ये SMPS हो गया तो मॉसफेट चाहिए, और मॉसफेट को कैसे काम करेगा कि PWM-IC पल्स चाहिए, और PWM फीडबैक पर काम करती है, उसको स्टार्टअप सप्लाई चाहिए। जरा सा तो काम है। अब इसमें सप्लाई में बचा क्या है आपके लिए, सब इनका वर्किंग प्रिंसिपल आप समझ लें। मॉसफेट की टेस्टिंग कैसे होती है, ऑप्टोकपलर की क्या रीडिंग होती है, TL431 की क्या रीडिंग होती है, बस इतना सो आप तो सब तो काम है। डायोड चेक कर लो, और सप्लाई में है क्या, सप्लाई लगा रखी है आप लोगों ने। बाकी अगर आपने इसको ढंग से देख लिया, अच्छी तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया कि हमारे यहाँ 220 वोल्ट आते हैं और यहाँ हमारे फिल्टर होकर हमें डायोड पर 3-4 बातें याद रखना है आपको। यहाँ 220 वोल्ट AC आते हैं, डायोड से जब निकलेगा तो 220 वोल्ट DC बन जाएंगे, कैपेसिटर अगर लग गया तो 270 वोल्ट बन जाएंगे। 270 वोल्ट हमें मॉसफेट पर चेक करना है, नहीं आ रहा है तो पीछे चले जाओ, आ रहे हैं तो आगे बढ़ जाओ, यहाँ आ रहे हैं। अब इसके बाद ये रेजिस्टेंस अक्सर उड़ जाती है, ये जो ये रेजिस्टेंस रहती है ये अक्सर उड़ जाती है इलेक्ट्रिक शॉर्ट के कारण। तो इसको चेक कर लिया हमने, यहाँ मान लीजिए यहाँ ग्राउंड से हमने यहाँ तो चेक कर लिया, लेकिन इसको मिल ही नहीं रहा, तो हम तो यहीं से चेक करें ना, इसको 300 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद स्टार्टिंग सप्लाई देख लो, स्टार्टअप सप्लाई आ रही है तो आपकी सप्लाई चालू नहीं होगी तो इसका मॉसफेट चेंज कर दो, PWM-IC चेंज कर दो, बस हो गया अपना पावर सप्लाई का काम एंड। तो दोस्तों हमें जब देखेंगे हम तो आउटपुट में हमें 12 वोल्ट देखने को मिलेंगे। कई सप्लाई ऐसी होती है इसमें 5 वोल्ट देखने को मिलेंगे, 24 वोल्ट उधर से रिटर्न आएगी, उसको आगे समझाएंगे आपको हम। जो PFC सप्लाई होती है, आज जो कम्बो बोर्ड हमारे जो 40 इंच तक के जितने भी कम्बो बोर्ड चल रहे हैं उसमें सभी में ये 24 वोल्ट और 12 वोल्ट का जो सर्किट है वो आता है। वो हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से, साधारण तरीके से, अगर इस डायग्राम से और हमारे बताने के बाद अगर काम आप पावर सप्लाई का नहीं सीख पाए तो आप भले ही उम्मीद भी ना करें कि हम कैसे सीख पाएंगे और कैसे काम करेंगे। क्यों कि हमने एक एक विषय में आपको करना क्या है। अब आपने जब वर्किंग प्रिंसिपल पूरा समझ लिया है, इसका पीछे के वीडियो आपने देख लिए कि फ्यूज उड़ गया, करंट यहाँ नहीं आ रहा है, मीटर उठाइए, सीधी बात, मीटर उठाइए, AC पे करिए, यहाँ देखिए कि यहाँ ठीक है AC आ रहा है, नहीं आ रहा तो केबल बदल दीजिए। 220 वोल्ट AC से बताएंगे हम आपको, जैसे कि आपने यहाँ देख लिया। इसके बाद उनको सीधा देखना है कहाँ, लाइन फिल्टर कॉइल पर, कि यहाँ भी हमारे 220 वोल्ट AC आ रहे हैं तो डायोड पर चेक कर लो। डायोड पर भी हमको यहाँ 220 से और 50 ये मिलकर अगर नहीं आ रहा है तो कम ही वोल्ट आ रहे हैं, जितने यहाँ आ रहे थे DC उतने ही वोल्ट आ रहे हैं, तो इसको चेंज कर दो। कैपेसिटर ख़राब है, इसको निकाल के देख लो
कि भाई हमारा 220 वोल्ट एसी मिल रहा है तो हमें बढ़े हुए वोल्ट मिलना चाहिए ना, नहीं मिल रहे तो दूसरा लगा दो, बढ़ेंगे ही। हमको बढ़े हुए वोल्ट मिल गए, एक सिरे से इन हुए, दूसरे सिरे से हम आउट हो गए, मॉसफेट पर आ गए। मॉसफेट की रेजिस्टेंस चेक कर लो, है कितना सा काम इसमें सप्लाई में, आपको जो है भूत लगता है। बाकी आपको आसानी से हमने इसको समझा दिया है। अब आपको पूर्ण रूप से पावर सप्लाई के विषय में किसी भी व्यक्ति को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ क्या करना है, TL 431 का वर्किंग प्रिंसिपल और इसकी पिन याद रखना है। आपको ऑप्टोकपलर की प्रक्रिया याद रखना है कि पिन नंबर 1 ऑप्टोकपलर की कहाँ से आती है, पिन नंबर 2 कहाँ से आती है, पिन नंबर 3 हमारी ग्राउंड होती है और पिन नंबर 4 से हमें पल्स मिलती है। हो गया आपका काम साहब। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही आपको समझा पाऊँगा और पावर सप्लाई के विषय में हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी। इस वीडियो को आप बार बार देखिए और अपने आप में पावर सप्लाई में आप मास्टर बनिए। नमस्कार दोस्तों।